अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कोर्स स्टार्ट करेंगे, मगर कोर्स पर जाने से पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जितने भी न्यू वीडियोस आएँ उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलें। स्टार्ट करते हैं अल्लाह के नाम से। इस कोर्स के लिए जो बुक मैं फॉलो करूंगा वो है डेटाबेस सिस्टम्स। इस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप इजीली इसे डाउनलोड कर सकते हैं। रेफरेंस में जो दो बुक्स है इसके लिंक्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप इन दोनों बुक्स को भी वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में। ओवरव्यू ऑफ लेक्चर नंबर 1। इसमें जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू द कोर्स, डेटाबेस डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ डेटाबेसेस, इंट्रोडक्शन टू फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, एडवांटेजेस ऑफ द डेटाबेस अप्रोच। इन टॉपिक्स को आज हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन टू द कोर्स, ये पहला कोर्स है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर, और इस कोर्स में हम डिफरेंट टॉपिक ऑफ डेटाबेसेस को डिस्कस करेंगे। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, अच्छा समझने के लिए आपने इस कोर्स में अपना इंटरेस्ट शो करना है। जब आप इंटरेस्ट शो करेंगे तो आप इस कोर्स को इजीली समझ जाएंगे, इसके टॉपिक्स को। इस मीन आपने कंसंट्रेट करना है, फोकस करना है वीडियो लेक्चर्स के ऊपर, तभी आपको डेटाबेस के टॉपिक्स की समझ आएगी और डेटाबेस आपको इजीली समझ आएगा। तो आपने बेटा क्या करना है जी, इंटरेस्ट यहाँ पे शो करना है। एरिया टू बी कवर इन दिस कोर्स, तो पहला है डेटाबेस डिजाइन एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। दूसरा जो है कंकरेंसी एंड रोबस्टनेस। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो ये है, हाउ डज अ डीबीएमएस अलाउ मेनी यूजर टू एक्सेस डेटा कंकरेंटली, कि किस तरह डीबीएमएस अलाउ करेगा बहुत से लोगों को, मैनी यूजर को, कि वो एक्सेस करे डेटा को कंकरेंटली, मतलब सिमुलेटेनियसली एक साथ। और एंड हाउ डज इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट फेलियर, और किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाएगा अगेंस्ट फेलियर। पहला क्वेश्चन। एफिशिएंसी एंड स्केलेबिलिटी तीसरा हमारे पास है, जिसमें हाउ डज द डेटाबेस हैंडल विद लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, डेटाबेस को हैंडल किस तरह किया जाएगा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ। स्टडी ऑफ टूल्स टू मैनिपुलेट डेटाबेस, अब उन टूल्स को पढ़ना जिसके थ्रू मैनिपुलेट करे डेटाबेस को, तो वो है आपके पास डीबीएमएस। इसमें सीक्वल सर्वर, ऑरिकल, माई सीक्वल। तो इन टूल्स को हम स्टडी करेंगे, हम इन टूल्स को डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकली इसमें काम करेंगे। तो इसके लिए जो लैंग्वेज हमने सीखनी है वो है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, जिसे हम कहते हैं सीक्वल। डेटाबेस डेफिनेशंस के ऊपर आते हैं। डेफिनेशन नंबर 1, अ डेटाबेस इज द मोस्ट जनरल सेंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। क्या है जी, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है। मोर स्पेशली अ डेटाबेस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है दैट अलाउ डेटा टू बी इजीली एक्सेस, जिसके थ्रू आप इजीली डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो पहले डिफिनेशन में क्या है जी, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है। डिफिनेशन नंबर 2, जिसे मैंने हाईलाइट भी किया है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, डेटाबेस इज अ शेयर्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकल रिलेटेड डेटा। क्या है जी, शेयर और कलेक्शन मजमूआ है ऑफ लॉजिकल रिलेटेड डेटा, मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा है मगर उसमें लॉजिकल रिलेशनशिप है, जो डेटा आपस में लॉजिकल रिलेटेड है। किस तरह, जैसा स्टूडेंट का रिलेशन है टीचर के साथ और टीचर का रिलेशन है स्टूडेंट के साथ, क्योंकि आप ये चीजें पढ़ चुके हैं पहले। स्टूडेंट, मैंने स्टूडेंट पढ़ते हैं एक टीचर से और एक टीचर पढ़ा रहा है मैंने स्टूडेंट्स को। मैं इस काइंड का रिलेशनशिप आपको बता रहा हूं कि डेटा में डेटा लॉजिकल रिलेटेड होना चाहिए। कलेक्शन ऑफ डेटा तो है मगर उसमें जो बात हो रही है वो क्या हो रही है भाई, लॉजिकली रिलेटेड डेटा की बात हो रही है। मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा लॉजिकली रिलेटेड होना चाहिए, उसका आपस में रिलेशनशिप होना चाहिए। अब जब आप हार्डवेयर में डेटा रख रहे हैं तो उसमें तो लॉजिकल रिलेशनशिप ही नहीं है, तो इसलिए वो डेटाबेस नहीं है। आप फाइल्स रख रहे हैं ना, उसमें कोई लॉजिकल रिलेशनशिप है, उसमें कोई लॉजिकल रिलेटेड डेटा है नहीं, तमाम फाइल अलग अलग स्टोर हो रहे हैं। मगर डेटाबेस में जो अहम फीचर है वो ये है कि भाई इसमें कलेक्शन ऑफ डेटा होगा मगर वो लॉजिकल रिलेटेड डेटा होगा, उस डेटा में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होगा, वो डेटा आपस में रिलेट करेगा। बात समझ आई। आल्सो कॉल्ड सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस कहते हैं। तो डेटाबेस में पहली बात तो शेयर्ड है ही है, क्योंकि जब आपके पास डेटा में लॉजिकल रिलेशनशिप होगा तो शेयरिंग कंसेप्ट आएगा। डेटा आप शेयर कर रहे हैं, स्टूडेंट का डेटा शेयर हो रहा है टीचर्स के साथ और टीचर का डेटा शेयर हो रहा है स्टूडेंट के साथ।
और फिर स्टूडेंट का डेटा शेयर हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन के साथ, और एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन का जो वो डेटा जो वो शेयर करना चाहते हैं वो स्टूडेंट के साथ हो रहा है। बात समझ आई ना? तो यहाँ पे जो बात है कि भाई कलेक्शन ऑफ डेटा है मगर उसमें लॉजिकल रिलेशनशिप का होना लाजमी है, लॉजिकली रिलेटेड होना चाहिए वो डेटा। जिस तरह आपके पास पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होती है, पेरेंट के रिलेशन है चाइल्ड के साथ और चाइल्ड का रिलेशन है पेरेंट के साथ। ठीक है जी। डिफिनीशन नंबर 3, अ डेटाबेस मॉडल अ स्पेसिफिक रियल वर्ल्ड सिस्टम इन द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ डेटा। ये स्पेसिफिक रियल वर्ल्ड सिस्टम है। दुनिया में अगर आप देखें ना तो एंटिटीज है, और उस एंटिटीज के एट्रीब्यूट्स है। एंटिटी क्या है? पर्सन प्लेस थिंग। स्टूडेंट है और स्टूडेंट के फिर एट्रीब्यूट्स है, किस तरह? स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट का टेक नेम। तो ये रियल वर्ल्ड मॉडल लिया गया है। जिस तरह पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है आपके पास, तो फिर पेरेंट्स और पेरेंट्स के अपने एट्रीब्यूट, चाइल्ड चाइल्ड के अपने एट्रीब्यूट। तो रियल स्पेसिफिक रियल वर्ल्ड मॉडल सिस्टम है जो डेटाबेस। ठीक है ना बेटा? तो तीसरी डेफिनेशन में बात जो हुई कि डेटाबेस मॉडल स्पेसिफिक रियल वर्ल्ड मॉडल सिस्टम है आपके पास इन कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ डेटा के फॉर्म में। बात समझ आई? तो पहली बात जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में हमने बात की कि भाई कलेक्शन ऑफ डेटा तो है मगर उसमें लॉजिकल रिलेशनशिप होना चाहिए, डेटा का आपस में लॉजिकल रिलेटेड होना चाहिए, तभी हम उस सिस्टम को डेटाबेस कहेंगे, उसे हम डेटाबेस कहेंगे। अब हार्ड ड्राइव को हम डेटाबेस नहीं कह सकते क्योंकि डेटा स्टोर हो रहा है, उसमें लॉजिकल रिलेशनशिप नहीं है। मगर डेटाबेस में जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है भाई, कि आपके पास डेटा में लॉजिकली रिलेशनशिप होना लाजमी है, डेटा लॉजिकली रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है जी। ये 3 डिफिनीशन उम्मीद करता हूं आपको समझ आ चुकी होगी। द कंसेप्ट ऑफ शेयर ऑर्गेनाइजेशनल डेटाबेस, अगर यहां पे देखिए कॉपरेटिव डेटाबेस पड़ा हुआ है, बिजनेस का होगा डेटाबेस। इसमें अगर आप देखें 3 डिपार्टमेंट्स हैं, मार्केटिंग, मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग। अगर आप देखिए तो डेटा शेयर हो रहा है इस तरह का, क्योंकि जब आप प्लान करते हैं, प्लानिंग हो रही है तो प्लानिंग का डेटा जा रहा है, मार्केटिंग का डेटा जा रहा है, अकाउंटिंग का डेटा जा रहा है। अब अकाउंटिंग वाले अगर सेल चेक करना चाहेंगे तो कहां से लेंगे? मार्केटिंग से लेंगे, क्योंकि मार्केटिंग का डेटा, क्योंकि तमाम तीनों डिपार्टमेंट का डेटा एक ही जगह पे आ रहा है तो इजीली शेयर भी हो रहा है। अब अकाउंटिंग वालों को चाहिए मार्केटिंग का डेटा, और कौन सा डेटा? सेल का, तो वो इजीली पिक कर सकता है। ठीक है जी। प्लानिंग वाले को चाहिए अकाउंटिंग और सेल मार्केटिंग का डेटा, वो दोनों का डेटा यहाँ डेटाबेस से पिक कर सकता है अगर उसको उसकी जरूरत होगी। ठीक है ना? जिस तरह अकाउंटिंग वाले को सेल की जरूरत होती है क्योंकि उसने एनुअल बजट निकालना, एनुअल मतलब रिजल्ट निकालना पड़ता है कि कितना हमने लॉस किया, कितना हमने प्रॉफिट किया। तो यहाँ इस कंसेप्ट में अगर देखें तो डेटाबेस एक जगह पे पड़ा हुआ है जिसमें तीनों डिपार्टमेंट्स का डेटा आ रहा है। जब उसका स्टोरेज पॉइंट ही एक है तो उसमें इजिली शेयरिंग का कंसेप्ट आ जाता है, क्योंकि जो डिपार्टमेंट चाहे वो इजिली दूसरे अकाउंट का डेटा देख सकता है, उसके ऊपर वो डिसीजन ले सकता है। ठीक है बेटा? अ बिट ऑफ हिस्ट्री, कंप्यूटर इनिशियली यूज फॉर कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग पर्पस। पहले जो कंप्यूटर इस्तेमाल होते थे वो कंप्यूटेशनल मतलब कैलकुलेशन वगैरह और इंजीनियरिंग पर्पस के लिए यूज होते थे। कमर्शियल एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, और जो कमर्शियल एप्लीकेशन थे जिस तरह बिजनेस रिलेटेड एप्लीकेशन जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। जिस तरह आजकल आपके पास MS वर्ड है, एक्सेल है, जिसमें आप रिपोर्ट्स बनाते हैं, टेबल्स में डेटा रखते हैं, इसी तरह उन्होंने फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम और एनवायरनमेंट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट परफॉर्म सर्विसेज फॉर द एंड यूजर सच एज प्रोडक्शन ऑफ रिपोर्ट। कौन सी सर्विसेज वो परफॉर्म करता था फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम? प्रोडक्शन ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्ट्स को बनाना, डेटा फाइल में रखना और उसे स्टोर करना। ठीक है ना? तो वो आपके पास एक रिपोर्ट हुआ। जिस तरह आप MS वर्ड में टेबल्स बनाते हैं उसमें डेटा रखते हैं, या एक्सेल में आप टेबल्स बनाते हैं उसमें डेटा रखते हैं और फिर उसके प्रिंट आउट्स निकलवा लेते हैं, ये रिपोर्ट्स हैं आपके पास। तो ये सर्विसेज फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम प्रोवाइड करता था किसको जी? एंड यूजर को। इट रिफर टू द फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड अप्रोच था ऑफ हैंडलिंग द कमर्शियल और बिजनेस एप्लीकेशन, जो हैंडल करता था कमर्शियल एंड और बिजनेस एप्लीकेशंस को। तो यहाँ पे याद रखिए कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम से मुराद ये है कि ये वो फाइल्स थे जो कंप्यूटर के ऊपर रन हुआ करते थे। बहुत स्टूडेंट के जहन में ये होता है कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम जो हम नोटपैड के मतलब नोटबुक्स के ऊपर रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते थे। नहीं नहीं बेटा, ये वो फाइल सिस्टम है जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मीन कंप्यूटर के ऊपर प्रोसेस हुआ करता था। जिस तरह आजकल आपके पास MS वर्ड एंड एक्सेल है, मच मोर नोटपैड और नोट जो आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इस तरह के, जिसमें आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, डेटा को सेव कर सकते हैं। एक्सेल में आप टेबल बना के डेटा को स्टोर कर सकते हैं, रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। समझ आई? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम,
تو یہاں اگر آپ نیچے دیکھیں تو پہلی بات دیکھیے یہ پروگرام اینڈ ڈیٹا انٹر ڈیپینڈنسی، پروگرام اور ڈیٹا کا آپس میں ڈیپینڈنٹ ہونا، ایک دوسرے کے اوپر انحصار کرنا۔ اگر یہاں پہ آپ دیکھیں تو لائبریری ہے اور لائبریری کا اپنا ہی اپلیکیشن ہے اور لائبریری کا اپنا ہی ڈیٹا فائل ہے، ایگزامینیشن ہے، ایگزامینیشن کا اپنا اپلیکیشن ہے اور ایگزامینیشن کا اپنا ہی ڈیٹا فائل ہے، رجسٹریشن ہے، رجسٹریشن کا اپنا اپلیکیشن ہے اور رجسٹریشن کا اپنا ہی ڈیٹا فائل ہے۔ اگر اس میں دیکھیں تو پہلے جو ڈرا بیک ہے شیئربلٹی کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، ڈیٹا شیئر نہیں ہو رہا۔ پچھلے ڈائیگرام میں اگر آپ نے آرگنائزیشن اسٹرکچر دیکھا ہے تو اس میں ایک جگہ پہ اسٹوریج پوائنٹ ہے، مطلب ڈیٹا بیس ایک ہے اور تینوں ڈپارٹمنٹ کا ڈیٹا اس میں آ رہا ہے، مگر یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ہر کسی کا اپنا اپلیکیشن ہے اور اپنا ہی ڈیٹا فائل ہے، تو یہاں پہ شیئربلٹی نہیں ہو رہی۔ دوسری بات کیا ہوگی بیٹا، ڈیٹا آپ کے پاس ڈپلیکیٹ ہوگا، کیونکہ ایک اسٹوڈنٹ اسد نامی رجسٹریشن میں بھی اس کا نام ہے، ایگزامینیشن میں بھی اس کا نام ہے، لائبریری میں بھی اس کا نام ہے، جو کہ اگلے ٹیبل میں آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ اگر آپ کے پاس ڈپلیکیشن آ گئی تو ڈرا بیک بھی آ جائے گا ڈیٹا انکانسسٹنسی کا، تو ڈیٹا آپ کے پاس یہاں پہ کیا ہوا جی، انکانسسٹنٹ ہوا، ڈیٹا ریڈنڈنٹ ہوا آپ کے پاس۔ بات سمجھ آ رہی ہے بیٹا کہ بھائی ہر ایک ڈپارٹمنٹ کا اپنا ہی اپلیکیشن ہے اور اس کا اپنا ہی فائل ہے۔ اگر اس کے میں آپ کو ریئل ورلڈ کی ایگزامپل دوں کہ بیٹا ایک بندہ جو کلیئرنس لے رہا ہے، کلیئرنس سرٹیفکیٹ لے رہا ہے، ٹھیک ہے جی، تو اسے ان ڈپارٹمنٹ سے اپنے آپ کو کلیئر کروانا پڑتا ہے، تو وہ کیا کرے گا، وہ جائے گا پہلے لائبریری والے کے پاس، وہاں سے اپنے آپ کو کلیئر کرے گا، پھر ایگزامینیشن والے کے پاس جائے گا، وہاں سے اپنے آپ کو کلیئر کرے گا، پھر رجسٹریشن والے کے پاس آئے گا، پھر وہ اسے کلیئر کر کے اسے ڈگری ایشو کروا دے گا۔ مگر اگر یہی ڈیٹا بیس ہوتا تو بھائی رجسٹریشن سیکشن سے ہی یا ایڈمنسٹریشن سیکشن سے ہی یا ایڈمن اسے کیا کر لیتا، یہیں سے اس کا اسٹیٹس چیک کر لیتا کہ بھائی لائبریری میں وہ اسٹیٹس اس کا کلیئر ہے، ایگزامینیشن میں بھی اس کا اسٹیٹس کلیئر ہے، تو یہاں پر بھی اسے کلیئرنس سرٹیفکیٹ دے کر اس کی ڈگری اسے ایشو کروا دی جاتی۔ تو یہاں پہ مین چیز جو ہے وہ آپ کے پاس شیئرنگ نہیں ہو رہی ہے، دوسرے آپ کے پاس ڈیٹا ڈپلیکیٹ ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے ڈیٹا انکانسسٹنٹ ہوا۔ پریزنٹ ڈائیگرام میں جو ہم نے ابھی ڈائیگرام دیکھا تو اس میں جو مین بات تھی جو ہم نے ہائی لائٹ کی وہ ہے جی پروگرام اینڈ ڈیٹا انٹر ڈیپینڈنسی۔ پروگرام اینڈ ڈیٹا ڈیپینڈ کر رہا ہے ایک دوسرے کے اوپر، اینی چینج ان ون افیکٹ دا ادر ایز ویل، ایک میں چینج کریں گے تو تمام میں چینج ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھیے، آگے ڈائیگرام میں آپ کو کلیئر ہو جائے گی۔ اینother drawback of the file processing system is duplication of data۔ تو بھائی یہاں پہ دیکھیں رجسٹریشن نمبر نیم، رجسٹریشن نمبر نیم، رجسٹریشن نمبر نیم، ٹھیک ہے جی، سم پرابلم ان فائل سسٹم انوائرمنٹ، تو یہ تینوں ایٹریبیوٹس اگر آپ دیکھیں تو یہ ریپیٹ کر رہے ہیں۔ تو اس مین اگر میں نے یہاں پہ اسد کا نام اسد خان کر دیا تو پھر میں نے یہاں پر بھی چینج کرنا ہے، یہاں پر بھی چینج کرنا ہے۔ اگر چینج نہیں کیا تو اسد خان لائبریری کے اتنے جتنے بھی بکس لیے ہیں اس کے ریکارڈ بھی اس کے خلاف نہیں جائے گا، ایگزامینیشن میں جتنا بھی فی رہ رہا ہے وہ تو اسد کے پیچھے رہ رہا تھا، اسد خان کے پیچھے تو نہیں ہے، تو وہ ان چیزوں سے کلیئر ہو جائے گا۔ تو یہ سب سے بڑا مسئلہ اس چیز میں آ رہا ہے کہ ڈیٹا انکانسسٹنٹ ہو رہا ہے، تو اس مین آپ نے اگر یہاں پہ چینج کرنا ہے تو ان دونوں میں آپ نے کیا کرنا ہے بیٹا، پھر چینج کرنا ہے، کیونکہ یہ افیکٹ کر رہے ہیں اسے۔ تو نان شیئرنگ کنسیپٹ، اس میں شیئرنگ کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، ڈپلیکیشن آف ڈیٹا ہے، اور جس کی وجہ سے آپ کے پاس کیا آ رہی ہے بھائی، انکانسسٹنسی آ رہی ہے۔ بات یہاں تک کلیئر ہوگی آپ لوگوں کو۔ ایڈوانٹیجز آف ڈیٹا بیس اپروچ، اگر یہاں پہ دیکھیں تو بھائی لائبریری ہے اس کا اپنا اپلیکیشن، ایگزامینیشن اس کا اپنا اپلیکیشن، رجسٹریشن اس کا اپنا اپلیکیشن، اور یہ تینوں اپلیکیشن کو مینٹین کون کر رہا ہے جی، ڈی بی ایم ایس کر رہا ہے، ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم، مطلب ان تینوں کا ڈیٹا ایک ہی ڈیٹا بیس میں آ رہا ہے، یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ڈیٹا بیس میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے بھائی، ایک ہی کس میں آ رہا ہے جی، ڈیٹا بیس میں آ رہا ہے۔ تو اس مین شیئربلٹی بھی ہو رہی ہے کیونکہ تمام ڈیٹا ایک جگہ پہ پڑا ہے، اگر رجسٹریشن والوں کو لائبریری کا ڈیٹا چاہیے تو وہ یہاں سے پک کر سکتے ہیں، ایگزامینیشن والوں کو رجسٹریشن کا ڈیٹا چاہیے تو وہ یہاں سے پک کر سکتے ہیں، جو کہ آج انشاءاللہ جب ہم اسے پریکٹیکل ان چیزوں کو امپلیمنٹ کریں گے تو اس چیز کو آپ کو کلیئرلی سمجھ آ جائے گی۔ فی الحال یہ انٹروڈکشن پارٹ چل رہا ہے، تو اگر آپ دیکھیں بیٹا بات سمجھ آئی، کیونکہ ڈی بی ایم ایس ان تینوں اپلیکیشن کو ہینڈل کر رہا ہے، تو ان تینوں اپلیکیشن کا جو ڈیٹا ہے وہ ڈی بی ایم ایس میں آ رہا ہے، اسٹور ہو رہا ہے آپ کے پاس، تو اس لیے شیئربلٹی کا کنسیپٹ ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ ہر ایک اپلیکیشن اپنا ڈیٹا سیپریٹلی اسٹور کر رہا ہے، مگر ہینڈل کرنے والا ایک ہی آپ کے پاس ٹول ہے جو کہ ڈی بی ایم ایس ہے، وہی اسے ایک ہی ڈیٹا بیس میں اسٹور کر رہا ہے، مگر ٹیبلز علیحدہ ہے، لائبریری کا اپنا ٹیبل ہے، ایگزامینیشن کا اپنا ٹیبل ہے، رجسٹریشن کا اپنا ٹیبل ہے، مگر وہ ایک دوسرے کا ڈیٹا یوز کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ پہلی بات ڈیٹا شیئرنگ، وہ بات میں نے آپ کو بتا دی کہ ڈیٹا شیئرنگ ہو رہی ہے اس میں۔ ڈیٹا انڈیپینڈنسی ہے، کیا مطلب، ڈیٹا ان اسٹرکچر اسٹور ان دا ڈیٹا بیس، ڈیٹا اور اس کا اسٹرکچر اسٹور ہو رہا ہے ڈیٹا بیس میں، ویئر ایز ایپلیکیشن پروگرام جو ہے مینیپولیٹس ڈیٹا
दिस डेटा आर स्टोर सेपरेट। जिस तरह मैंने कहा लाइब्रेरी का अपना एप्लीकेशन, एग्जामिनेशन का लाइब्रेरी का अपना एप्लीकेशन है और उसका अपना टेबल है डेटाबेस में, एग्जामिनेशन का अपना एप्लीकेशन है उसका अपना टेबल है डेटाबेस में, और रजिस्ट्रेशन का अपना ही एप्लीकेशन है उसका अपना ही टेबल है डेटाबेस में। तो इस एप्लीकेशन जो प्रोग्राम है वो अपना डेटा जो है स्टोर कर रहा है सेपरेटली, अलग-अलग। द चेंज इन वन, अगर एक में आप चेंज करेंगे, डज नॉट अननेसेसरली अफेक्ट द अदर, जरूरी नहीं है कि वो दूसरे को इफेक्ट करे। अगर आप एक में चेंज करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो दूसरे को क्या करे जी, इफेक्ट करे। यहाँ पे ये बात है, वहां पे इफेक्ट हो रहा था, लाजमी हो रहा था वहां पे इफेक्ट उसका पड़ रहा था, मगर यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वो दूसरे को इफेक्ट कर सके। ये बात आपको तब समझ आएगी जब हम आगे से काफी डिटेल से पढ़ेंगे, जब एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स एंड टेबल्स बनाएंगे, तो वो वहां पे आपको ये बात कंप्लीटली क्लियर हो जाएगी। तो ये नेसेसरी जरूरी नहीं है कि वो दूसरे को क्या करें जी, इफेक्ट करें। कंट्रोल डिटेल से अननेसेसरी, वी डोंट नीड टू डुप्लीकेट डेटा, जरूरी नहीं है कि हम डेटा हमारे पास डुप्लीकेटेड हो। डेटाबेस में बड़े रेयर केसेस में डेटा आपके पास डुप्लीकेटेड होता है, मगर डुप्लीकेशन ऑफ डेटा का मतलब चांसेस बड़े कम होते हैं। बेटर डेटा इंटीग्रिटी, यहाँ पे आपके पास डेटा इंटीग्रिटी विलेट डेटा एंट्री होती है, क्योंकि आप जो डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं, अगर डेटा टाइप नंबर है तो उसमें नंबर ही इंसर्ट होगा। अगर डेटा टाइप वॉरचार है, वेरिएबल करेक्टर है, तो उसमें वेरिएबल करेक्टर ही जाएंगे। अगर डेटा टाइप डेट एंड टाइम है तो उसमें डेट एंड टाइम ही जाएगा। बात समझ आ रही है बेटा? तो यहाँ पे आपके पास बेटर डेटा इंटीग्रिटी होती है, वेलिड डेटा एंट्री होती है आपके पास, और यही तो कंसिस्टेंसी है। इसकी वजह से तो आपके पास डेटा कंसिस्टेंट होता है। अगर नंबर आपने दिया है और इसमें आपके पास वेरिएबल जाके स्टोर होंगे तो फिर डेटा आपके पास इनकंसिस्टेंट हुआ। इंपॉर्टेंट एक बात आपको, बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात है उसे डिस्कस करते हैं। यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डिफरेंस मतलब क्या डिफरेंस है आखिर डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में? तो डेटाबेस में जो पहली बात हमने लिखी है कि डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ डेटा अबाउट एनीथिंग, कुल बी एनीथिंग। डेटाबेस कलेक्शन ऑफ डेटा है अबाउट एनीथिंग। सही है बेटा? लाइव क्रिकेट टीम हुआ, स्टूडेंट बसेस हुए, मूवीज हुई, पर्सनालिटी हुआ, स्टार, सीज, बिल्डिंग एंड मच मोर, जितना नीचे लिखा है। ठीक है जी। व्हाट वी मीन बाय डेटा, सिंपली द फैक्ट्स और फिगर। किस तरह? थिंग्स देखे क्रिकेट प्लेयर, तो उसका फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या है? कंट्री नेम, कंट्री नेम, उसका डेट ऑफ बर्थ, स्पेशलिटी क्या है, मैच प्ले, रन, स्कॉलर, उसका नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, एज, कंट्री, फील्ड, बुक्स, पब्लिश। बात समझ आ रही है? The database management system, on the other hand, is the software or tool that is used to manage the database and its user. सॉफ्टवेयर है या टूल है जिसे हम इस्तेमाल करके डेटाबेस को मैनेज करते हैं और उसको यूजर्स को मैनेज करते हैं। तो बात समझ आई? इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा अबाउट एनीथिंग, मतलब डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ अबाउट एनीथिंग, मतलब वहाँ पे डेटा आप स्टोर कर रहे हैं किसी भी चीज़ के बारे में, मगर डेटाबेस मैनेज सिस्टम क्या है? दूसरी तरफ वो आपके पास एक सॉफ्टवेयर है या एक टूल है जो मैनेज करता है डेटाबेस को और उसके यूजर्स को। सो डेटाबेस is a collection of data and DBMS is tool to manage this data. डेटाबेस क्या है? collection of data है सिंपली, और DBMS क्या है? वो टूल है जिसके थ्रू आप इस डेटा को मैनेज करते हैं। तो अगर इन दोनों को हम कंबाइन करें तो तब भी हम क्या कह सकते हैं? डेटाबेस सिस्टम। बात समझ आई भाई? अब अगर आप सिंपल डेटाबेस कहेंगे तो फिर तो उसमें आपने टूल्स को इग्नोर कर दिया। तो जब आप कंप्लीट कहेंगे डेटाबेस सिस्टम्स तो उसमें डेटाबेस मतलब इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा अबाउट एनीथिंग भी आ गया, और साथ में सिस्टम में बात आपके पास डीबीएमएस की आ गई। तो इन दोनों को कंबाइन करने के लिए ये दो सेंटेंस जो आपको नजर आ रहे हैं, सो डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा एंड डीबीएमएस इज टूल टू मैनेज दिस डेटा, तो उसके बाद हमें क्या बन जाता है? डेटाबेस सिस्टम बन जाता है। यहाँ तक बेटा समझ आई? थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे।